सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि पिछले वीडियो में वीडियो क्लियर नहीं था, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला जो मैंने टर्म बताया था वो था लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। देखिए, जो भाषा का परिभाषा होता है, भाषा जो होता है भावों विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ कहना है तो हम क्या करेंगे? बोल कर या लिख कर कहेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और थॉट। ठीक है, और लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ कल्चर। जो लैंग्वेज होता है वह किसी भी देश के कल्चर को क्या करता है? कैरी करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज जो है हमको अपना कल्चर क्या किए? शिफ्ट किए, मतलब हमको बताया और हम लोग अपना कल्चर अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। तो जो लैंग्वेज होता है वो कैरियर ऑफ कल्चर भी होता है। अब देखिए, बात करते हैं भाषा के रूप की। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। ओरल क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह मौखिक रूप से होता है। ठीक है, जैसे ओरल लैंग्वेज इज द सिस्टम थ्रू विच वी यूज स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्रेस नॉलेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स। ठीक, मौखिक भाषा, मौखिक मतलब मुख से बोली जाने वाली भाषा, वो भाषा जो मुख से बोली जाए। रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज मतलब वो भाषा जिसको हम लिख कर अपने भावों या विचारों को व्यक्त करें। देखिए, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। ए रिटन लैंग्वेज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज बाय मीन्स ऑफ अ राइटिंग सिस्टम। तो भाषा हो गया, भाषा के दो रूप हो गए, ओरल और रिटेन। उसके बाद बारी आती है स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिप। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी लिप है। देखिए, अब क्या है? हाँ, लिप। लिप किसी को कहेंगे? तो देखिए, अपने भावों को जिन चिन्हों द्वारा लिख कर व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब जिस जिस चिन्ह के द्वारा हम अपने भावों को लिख कर व्यक्त करते हैं उसी को लिप कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक भाषा के लिप चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने हिंदी भाषा का क्या हो गया? देवनागरिक हो गया। अंग्रेजी भाषा का क्या हो गया? रोमन हो गया। पंजाबी का गुरुमुखी है। उर्दू भाषा का फारसी लिपि है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में कहें तो द आर्ट और मैनर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। ठीक, अब देखिए उसके बाद आता है नंबर ग्रामर का। देखिए, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। इसको क्या कहा जाता है? जो व्याकरण होता है वह भाषा का आत्मा कहा जाता है। लैंग्वेज इज द ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। देखिए क्या होता है? तो वह शास्त्र जो हमें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। या व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना या पढ़ना सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामर इज द साइंस विच टीचेज अस हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड करेक्टली। ठीक है, ये हो गया व्याकरण। कहा जाता है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है? लैंग्वेज का सोल होता है, आत्मा होता है। बिना ग्रामर के भाषा आत्माहीन हो जाती है। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी भाषा का जो व्याकरण है यानी जो इंग्लिश ग्रामर है उसके चार भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। एक क्या है? ऑर्थोग्राफी है। ठीक, ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ण विज्ञान। तो वह विज्ञान जो अक्षरों के विषय में बताती है उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अक्षरों का अध्ययन करते हैं कि अक्षर कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे बोला जाना चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, वह ऑर्थोग्राफी होता है। जो ग्रामर व्याकरण का दूसरा रूप है वो है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विज्ञान।
एटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विज्ञान। तो शब्द विज्ञान क्या होगा? तो मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का अध्ययन का विज्ञान, मतलब एक ऐसा विज्ञान जो शब्दों के अर्थ और उसके व्युत्पत्ति का अध्ययन करे, उसे हम एटिमोलॉजी कहते हैं। देखिए, इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है, शब्दों के विभिन्न भेद, रूप परिवर्तन तथा शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। मतलब एटिमोलॉजी में हम शब्द निर्माण सीखेंगे, जिसको हम वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं, कि कैसे वर्ड प्रोनाउंसिएशन, कैसे वर्ड प्रोनाउंस ही होता है और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए, एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड देयर मीनिंग्स। ठीक, ये हो गया एटिमोलॉजी। उसके बाद तीसरा जो होता है ग्रामर का पार्ट, वो होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स वाक्य विज्ञान या वाक्य विन्यास या वाक्य रचना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के विभिन्न प्रकार, वाक्यों में शब्दों के क्रम के निर्धारण आदि का अध्ययन किया था। मतलब कि किसी वाक्य में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए कि क्रिया होना चाहिए कि कर्म होना चाहिए, इन सब का क्रम हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर इज सेंटेक्स विच शोज द एग्रीमेंट एंड राइट डिस्पोजिशन ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक, ये हो गया सिंटैक्स। प्रोसडी से पे अभी आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रोसडी जो होता है ये छंद शास्त्र होता है। इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, इसमें ये जो होता है पोयम से रिलेटेड होता है। इसमें हम इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किसी पोयम में राइम कैसा होना चाहिए, रिदम कैसा होना चाहिए, उसमें फिगर ऑफ स्पीचेज क्या होना चाहिए, सेंटिमेंट्स कैसे होने चाहिए और वक्कृति कैसी होनी चाहिए, और ये सब इसमें अध्ययन किया था प्रोसडी में। ठीक, ये हो गए ग्रामर के 4 भाग। ठीक है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स और प्रोसडी। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, यानी ए से जेड तक जितने अक्षर हैं उनका जो व्यवस्थित समूह है वही वर्णमाला है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। ठीक, देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं तथा अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर लेटर का। लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर या वर्ण। तो इसका परिभाषा होता है कि मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे पुनः खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसको पुनः खंडित ना किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, जो लेटर होता है वह साउंड का सबसे छोटा इकाई होता है जिसको कि हम 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। ठीक, ये हो गया अक्षर। अब अक्षर के 2 प्रकार होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, एक होता है वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। वावेल किसे कहते हैं, तो वह अक्षर जिसका उच्चारण अपने आप हो उसे हम वावेल कहते हैं। ठीक है, वह अक्षर जिसका उच्चारण अपने आप हो उसे वावेल कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 5 वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये वावेल हैं। उसके बाद है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहेंगे, वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से ना हो सके उसे हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर जो हमको बी प्रोनाउंस करना है तो हम बी के साथ क्या करेंगे, ई की हेल्प लेंगे। क्या करने में, बी की प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ई जो वावेल है वह बी का क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक उसी प्रकार ई जो है इसमें सी के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प कर रहा है कॉन्सोनेंट की। ठीक है, तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। ठीक, अब उसके बाद वर्ड के बाद लेटर के बाद नंबर आता है वर्ड का। ठीक, अभी लेटर का परिभाषा हमने क्या जाना है, अक्षरों का वह समूह मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसको पुनः खंडित ना किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर आता है वर्ड का। वर्ड का
देखिए डिफिनीशन क्या होगा। देखिए, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या मतलब निकले उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। ठीक है, देखिए अक्षरों का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 अक्षर है ना, PEN, तो ये क्या बनाएगा, पेन, पेन बनाएगा। ठीक है, देखिए अक्षर का समूह तो है ही, लेकिन इसका कुछ अर्थ भी निकल रहा कि पेन, पेन मीन्स समथिंग, कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अभी मान लीजिए हम लिख दें NPE, ठीक है, ये भी तो यहाँ पर भी तो 3 अक्षर हैं, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। ये क्या हो गया, मीनिंग लेस हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है कि अक्षरों का समूह होता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ या मतलब भी निकलता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, वर्ड के बाद आता है नंबर फ्रेज का। फ्रेज, फ्रेज का हिंदी होता है शब्द समूह। देखिए शब्द समूह, अब शब्द समूह किसे कहेंगे, तो देखिए शब्दों का वह समूह जिसमें ना तो कर्ता हो और ना ही क्रिया हो, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, जो शब्द समूह होता है इसमें क्या होता है, ना कर्ता होता है और ना क्रिया होता है। ठीक है, और ये अर्थ देता है। ठीक है, परंतु पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, शब्द समूह का परिभाषा क्या हो गया कि शब्दों का वह समूह जिसमें ना तो कर्ता हो ना क्रिया हो, फ्रेज कहलाता है। ठीक है, यह अर्थ देता है परंतु पूरा अर्थ नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें क्या है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ी देर के लिए हम द सन राइजेज को ढक ले रहे हैं, बच क्या रहा है, इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट का कोई मतलब निकल रहा है नहीं, ये अर्थ देता है लेकिन क्या होता है, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। तो यह है बिना द सन राइजेज के ये कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह देखिए, ही सैट ऑन अ वॉल, ही सैट वह बैठ गया, ऑन ए वॉल एक दीवार पर, वह एक दीवार पर बैठ गया। अब यहाँ पर ऑन ए वॉल क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, अभी देखिए, अभी ऑन ए वॉल ये अर्थ दे रहा है, पूरा नहीं देता है। क्यों, क्योंकि ये अधूरा अर्थ देता है, और जब तक हम ही सेट नहीं लिखेंगे तब तक ये पूरा अर्थ नहीं देगा। तो अब जब हो गया ही सेट ऑन ए वॉल, तब ये पूरा अर्थ देगा। तो जो शब्द समूह होता है उसका ना तो कर्ता होता है ना तो क्रिया होता है, और यह पूरा अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो फ्रेज होता है वह जनरली जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है नाउन फ्रेज, ठीक, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है एडवर्ब फ्रेज। अब देखिए हम लोग फ्रेज का जो है अलग से अध्ययन करेंगे, तो अभी इसमें क्यों लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेज हो गया 3, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नंबर आता है क्लाज का। क्लाज, CLAUSE, क्लाज। क्लाज का हिंदी होता है उपवाक्य। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा यह होता है कि वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है
उपवाक्य कहलाता है। देखिए, वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है। और क्या होता है, उपवाक्य जो होता है किसी वाक्य का एक भाग होता है। जैसे देखिए, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, दो क्लास हो गया, एक आई नो हो गया और एक हो गया दैट यू आर ऑनेस्ट। ठीक है। तो जो उपवाक्य होता है वह किसी वाक्य का एक भाग होता है। ठीक है। अब जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जो तीन इसका क्लास होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लास। ठीक है। और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास को, और होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है। तो इसका जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो विस्तृत में इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि वाक्य का वह भाग जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है उपवाक्य कहलाता है। देखिए, इसमें मान लीजिए दो इसमें उपवाक्य हैं, तो देखिए इसका भी कर्ता है, क्रिया है, कर्ता और क्रिया। यहाँ पर भी देखिए कर्ता और क्या है, क्रिया। ठीक है। दो दो उपवाक्य हैं, दोनों का खुद का कर्ता और क्रिया है। ठीक है। तो ये हो गया क्लाज, उपवाक्य। अब देखिए, उपवाक्य के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या मतलब निकले उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ सार्थक अर्थ या मतलब निकले। जैसे राम गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कई शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है। और इसका कुछ मतलब या अर्थ भी निकल रहा है। ठीक है। राम गोज टू स्कूल मतलब राम विद्यालय जाता है। ठीक है। अभी मान लीजिए क्रम इसका सही न रहे, उल्टा पुल्टा क्रम रहे। जैसे देखिए गोज टू राम स्कूल, तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। ठीक है। तो वाक्य का परिभाषा क्या हो गया, शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या मतलब निकले उसे वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस is called a sentence। देखिए
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या मतलब निकले उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, अब आगे जो है हम लोग अध्ययन करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, कंप्लीटमेंट के बारे, कंप्लीमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।